Good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. Today we will discuss the question answers of chapter number 5th. Okay. Now let's start. Question number first. Question number first is who discovered cells and how? Cell को डिस्कवरी किस तरह से हुई और किसने की थी? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. सो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. कब की थी उन्होंने? 1665 में. कैसे की थी? वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. जैसे उन्होंने क्या है कि कॉर्क की एक कॉर्क होता है, ठीक है, मैंने बता रखा है, आपको एक्सप्लेन किया था कॉर्क क्या थी. तो उसका एक माइक्रोस्कोप में उसको एक छोटी सी पतली सी स्लाइस उन्होंने माइक्रोस्कोप में ली थी. तो ही सा उन्होंने क्या देखा? ही सा दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी बी कॉम्ब. तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो उसके अंदर क्या है, हनी बी कॉम्ब जो होते हैं, हनी कॉम्ब जो होता है ना, उस टाइप के स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, उसी टाइप का सेम टाइप कंपार्टमेंट बना हुआ है इस टाइप से. ये इस तरह से उन्हें देखने को मिला था. ठीक है, तो अब इस तरह से हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी हुई थी. ओके, और किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सनलाइफ. दिस इज द फंक्शनल, ये फंक्शनल होगा. ठीक है, तो सेल को हम फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. तो जो सेल है वो एक ऐसी यूनिट है, वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अकेला, इंडिपेंडेंटली, अकेली ही लाइफ की जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है वो सब वो कर सकती है. सो दे आर कॉल्ड बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. डिस्कस. CO2 एंड वाटर जो होता है वो सेल से किस तरह से अंदर और बाहर जाता है, ये हमें डिस्कस करना है. CO2 मूव बाय डिफ्यूज़न. CO2 किसके थ्रू जाता है? डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है. और H2O दैट मीन वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन. मैंने आपको डिफ्यूज़न और जो ऑस्मोसिस है वो भी बहुत सही एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब सब्सटेंस. ठीक है, कुछ ही सब्सटेंसेस की ये एंट्री अलाउ करती है, इस रीज़न से हम इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज here that फिल इन द गैप. ये हमें गैप दे रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे. ये जो एक्सरसाइजेज है मैं आप लोगों को क्या है कि इन बिटवीन बुक के अंदर ही कुछ एक छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर क्या है, मिड ऑफ द चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली पहले से ही कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो मैंने उनको भी ही यहाँ पर साथ ही लेते चल रही हूँ ताकि आपका जो भी है अगर इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं तो हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लें. और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं तो हम लोग फिर से चैप्टर की स्टडी एज हमें पता ही है कि हम लोग करेंगे एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट होने पर, सो दैट उस टाइम हम लोग ओवरऑल चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लेंगे. सो यस, आप ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर लेना. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है. जनरली स्मॉल 1 to 10 म्यू. ठीक है, ये क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया है. ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको फिल करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल. तो क्या अपन उनका नाम बता सकते हैं, हम उनका नेम बता सकते हैं जो हमने स्टडी किया है कि उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए किसी फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस से, तो ऐसे में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड
लाइसोसोम विल डाइजेस्ट दिस। तो क्या है कि भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, जो सेल होगी वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी और लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, BAGS, ठीक है। सो यहाँ हम लोग इसका आंसर क्या देखते हैं, व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाती है लाइसोसोम जो होता है वो ब्रस्ट, दैट मीन फट जाता है, एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो अपनी सेल्स डाइजेस्ट कर देते हैं द लाइसोसोम्स, और इसी रीज़न से लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। जैसे वो फट जाता है तो उसके सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। प्रोटीन सेल के अंदर कैसे इनसाइड क्यों, सॉरी, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं। सो द आंसर इज सिंथेसाइज इन द राइबोसोम। सो वो कहाँ पर हो रहे हैं, राइबोसोम्स दैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन बनता है, राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोटीन सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, राइबोसोम्स में। अब ये कंपैरिजन है, देखिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक कंपैरिजन बता रखा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं इस साइड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने इस साइड लिख दिए हैं सारे, कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। शेप ऑफ सेल, डिस्टिंक्ट एजेस, इसके अलग अलग एजेस होते हैं जो कि हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और शेप इज आइदर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप, और इसका शेप जो होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होगा। एनिमल सेल में इसका शेप कैसा होता है, राउंड और इरेगुलर शेप। अब न्यूक्लियस आता है, तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा, प्रेजेंट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या है, किसी एक साइड में प्रेजेंट मिलता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में हमको ये सेंटर में मिलता है, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है रेयरली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ठीक है, और एनिमल सेल में इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। plastids that is present in plant cell but animals में this is absent। एंड स्ट्रक्चरल वैक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल क्या होता है कि सिंगल पाई जाती है लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, जैसे वो सेंटर में ही लोकेटेड है। और यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट ऑफ न्यूमरस एंड स्मॉल वैक्यूल, बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं और छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। सो नाउ Question number 3 is what would happen if the plasma membrane ruptures or break down। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा, if plasma membrane ruptures or break down the molecule of some substance will freely move in and out of the cells। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी ऑर्गेनल्स है, ठीक है, और मोलिक्यूल्स जो है वो क्या है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे सेल के अंदर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। सो जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं सराउंडिंग और ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न द्वारा, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये भी चीज़ नहीं होगी, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली द सेल वुड डाई ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। और फिर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल भी इसका नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा कि पूरी एक तरह से सेल जो है डाई हो जाएगी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक तरह से ये समझ लो आप लोग कि एक छलनी की तरह, इट वर्क लाइक अ छलनी, ठीक है, जैसा हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं इसे, एक छलनी की तरह ये वर्क करती है। सो छलनी के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी टाइप की छलनी होती है जिसके अंदर क्या मतलब ये हर चीज़ को, काफ़ी सारी चीज़ों को अंदर कंटेन कर सकती है, लेकिन कुछ मतलब कई सारी ऐसे जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको एंट्री नहीं देती है, ठीक है। इस तरह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक छलनी समझ सकते हैं और एक्चुअली ये एक छलनी ही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ़ देयर वॉज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होता तो सेल की लाइफ कैसी होती। सो यस,
A Golgi apparatus consists of stack of membrane bound vesicle whose function are follow. तो गोल्जी apparatus की क्या फंक्शन है? देखो, ये सब्सटेंसेस का स्टोरेज करती है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस करती है, ठीक है, सब्सटेंसेस का पैकेजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंस. विदाउट ऑफ गोल्जी apparatus the cell will be disabled from packing and dispatching materials that were produced by the cells. ठीक है, अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो सेल क्या है कि जो मटेरियल्स जो सेल्स बना रही है उनकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग नहीं कर पाएगा. ठीक है, द गोल्जी apparatus तो सेल उनको उसकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग नहीं कर पाएगी. ठीक है, और द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल. तो सेल के फॉर्मेशन में गोल्जी apparatus भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हैंस इन द एब्सेंस ऑफ गोल्जी apparatus, तो इसी तरह से गोल्जी apparatus के एब्सेंस में सेल विल नॉट बी प्रोड्यूस. तो इस तरह से सेल ही प्रोड्यूस नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल. वाई. तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा ऑर्गेनल जाना जाता है और क्यों? सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, इट इज बिकॉज इट रियलाइज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज ये क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है तो वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है. सॉरी, ये थोड़ा सा डिसमिस हो गया था. यस, माइटोकॉन्ड्रिया. हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी कर रहे थे. हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हमारी लाइफ की जो जितनी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए नेसेसरी होती है, रिक्वायर्ड होती हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है ATP यानी दैट मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होती है, जो कि कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जिनके लिए ये ज़रूरी होती है. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं. ठीक है, ATP को क्या कहते हैं हम? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. ठीक है, 6th है वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस. ऐसे किस जगह पर लिपिड और प्रोटीन दोनों ही सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, सिंथेसाइज्ड होते हैं? तो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर ये दोनों सिंथेसाइज्ड होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का. हम लोगों को इस तरह से एक प्रोसेस बताना है कि अमीबा किस तरह से फूड ऑब्टेन करता है. देखिए अमीबा. दिस इज अमीबा. यहाँ एक फूड है. ठीक है, तो यहाँ इनमें क्या हुआ? अमीबा ने यहाँ पर अपनी बॉडी में इस जगह पर इस तरह से गैप बनाना शुरू किया. जो फूड है यहाँ एंटर हुआ. इस तरह से इसने जो गैप बनाया था यहाँ से इसने इसको अटैच कर लिया. उसके बाद में इसने यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद में फूड ने और ज़्यादा अंदर एंट्री ले ली. इस तरह से अब धीरे धीरे क्या किया? एब्जॉर्प्शन हो रहा है. 3rd नंबर पे जो प्रोसेस है कि इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है. पूरा एसिमिलेशन, अब जो एनर्जी है उसकी एसिमिलेशन हो जाएगी. और एसिमिलेशन के बाद में अब हम लोगों को क्या करना है कि जो यूजलेस वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या है बाहर थ्रू आउट करना है. दैट इज इगेशन. ओके, वो क्या हो जाएगा? इगेशन. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर क्या होता है हायर कंसंट्रेशन एरिया से, रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की साइड जाता है बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑस्मोसिस. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होगा ये. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड, है ना? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड. थोड़ी सी प्रॉब्लम बार बार आ जाती है. विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. ऐसा कौन सा सेल डिवीज़न है जो कि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए होता है बॉडी के? दैट इज़ माइटोसिस. और जिसमें ऐसा सेल डिवीज़न जिसमें गैमेट्स फॉर्मेट होते हैं, दैट इज़ मियोसिस. ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस. बट फर्स्ट इज़ माइटोसिस जिसमें ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी होती है. ठीक है, और जो मियोसिस है उसके अंदर हमारे गैमेट्स बनते हैं. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5th.
ठीक है। तो आप लोगों को इसे लर्न करना है, ठीक है। आपको ये चैप्टर पूरा लर्न होना चाहिए। हम किसी भी तरह से लाइक क्विज़ हम ले सकते हैं, एक रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो डायग्राम्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। सो आवर चैप्टर 5th is completed. Thank you so much, dear students.